ईरानी अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि नो मोर खामनाई। कि अगर ये हुकूमत चली जाती है तो ज़हूर मेहदी के मामलात को कौन देखेगा? अमेरिका या ये कुर्द देखेंगे? अगर इसके पीछे अमेरिका और कहा जा रहा है इसराइल है, यानी ये सीआईए और मोसाद है, ये कार्रवाइयाँ किस तरह से कर रहे हैं? मतलब ये मुजाहिरीन को किस तरह से प्रवोक कर रहे हैं कि इस्लामी हुकूमत के अगेंस्ट इस हद तक प्रोटेस्ट करते हैं कि हमने देखा मस्जिदें जो हैं उनको जला दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। अब यही चीज इन्होंने इराक में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अब इराक को जब तोड़ना था तो अली भाई एग्जैक्टली ये चीज है ना। लीबिया देख लीजिए, लीबिया में एग्जैक्टली यही सिचुएशन की, क्योंकि वो एक उनको स्ट्रॉन्ग इस्लामिक हुकूमत नहीं चाहिए। उसको तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका क्या है? हम हर रोज सुबह सुनते हैं कि आज रात जो है अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। इस सब के पीछे एक चीज है, जो कि तस्वीरें मौजूद हैं, कुछ लीक हुई हैं, कुछ जो है वो अभी सामने नहीं आई, बट दैट्स द बैकडोर स्टोरी। हमने कुछ महीनों पहले देखा कि एक इस्लामिक नेटो जो है वो बन रहा है, जो मुजाहिरे हो रहे हैं और जो साजिशें, वो अमेरिका की हो या फिर इसराइल की। तो ये जो इस्लामिक नेटो है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफकत थी या ये सच में एग्जिस्ट करता है? वो ईरान के लिए नहीं है, वो और ममालिक के लिए है। कामरान भी, इस टाइम हम देख रहे हैं कि ईरान में शदीद मुजाहिरे चल रहे हैं इस्लामी हुकूमत के अगेंस्ट। अब इन मुजाहिरों के पीछे असल गेम क्या है अमेरिका और इसराइल की? असल में अली भाई, ये जो मुजाहरे हैं, पहले तो मुजाहरीन के बारे में हम लोग बात जान लें कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहे मुजाहरे। जितनी दफ़ा भी आपने देखा होगा जंग के हालात पैदा हो रहे थे, उस वक्त मुजाहरे हो रहे थे। और मुजाहरों में उस वक्त आप देखिएगा अमेरिका और इसराइल का बड़ा हमल दखल था। वहाँ पे एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है। दो लॉबी है ईरान की। एक तो प्रो इमाम लॉबी या प्रो अहले तशी लॉबी इसको कह लीजिए, और एक है जो ईरानी कुर्द लॉबी है। अब वो क्या करते हैं, पीछे से उनको अमेरिका जब चाबी देता है तो अली भाई वो लोग मुजाहरे करते हैं। अब इमेजिन इस दफा जो मुजाहरे हो रहे हैं, तो ना सिर्फ उनके पास मुजाहरे हैं बल्कि रिकॉन मौजूद है। अब ऐसा कौन सा मुजाहिरीन है ईरान के जिनके पास रिकॉन टीम हो, असलहा मौजूद है? आई मीन ईरान में इतना ज्यादा असला नहीं पाया है जितना ज्यादा जिस किस्म का असला ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुजाहिरीन। तो ये तो अच्छी तरह समझ में आता है कि ये अमेरिका और इसराइल का किया हुआ ही एक ड्रामा है। और उसी वजह से ये लोग, अच्छा होता ये है कि जब कुर्द निकलते हैं मुजाहरे के लिए, अब वो फारसी स्पीकिंग है, यानी कुर्दिश जहरी बातें बोलते हैं, लेकिन उनकी फारसी वो पहचाने नहीं जाते इतने आसानी से। लोगों को, जब जिसको पता है उसी को पता है कि ये कुर्द लॉबी काम कर रही है। लेकिन होता ये है कि फिर उनके साथ चंद यानी नाकबिल अंदेश, ये कह लीजिए बेवकूफ़ों का टोला, वो साथ में लग के जो मुजाहरे शुरू कर देता है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग कि ये जो 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 मुजाहरा है, वो ईरानियन बड़े ही प्रो ईरान, बड़े ही प्रो अहले तशी, ये बड़े ही, उनको पता है कि इसका जो है वो फ्लिप साइड क्या है। तो वो कभी इन चीजों में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन ये चूंकि वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद कुर्दों की है, और कुछ वो लोग हैं जो शाह के वफादार हैं, वो भी इनके साथ, जो शाह के वफादार हैं, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो इस्लामी हुकूमत नहीं चाहते, जो हिजाब के खिलाफ है यानी बेदीन तबका, वो उनके साथ मिलकर ये मुजाहरे कर रहा है। तो कामरान भाई, हम कह सकते हैं कि जो अवाम है ईरान की, वो इस टाइम पे सुप्रीम लीडर के साथ है, या अवाम ने, ईरानी अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि नो मोर खामनाई? नहीं अली भाई, ये नहीं कह सकते। इसमें अब ये रेशियो तो कहना बहुत अलग होगा, बहुत सख्त बात होगी। लेकिन ये कहिए कि अगर 35% लोग जो हैं वो सड़कों पर जो हैं, वो एंटी खामनाई लॉबी हैं, या एंटी यू नो एंटी इस्लामिक रजीम कह लीजिए, उनको मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होगा। उनको इस्लामिक रजीम नहीं चाहिए, उनको डेमोक्रेसी चाहिए। और वही मसला, देखिए देखिए, देयर इज अ फैक्ट, ये तो बात अच्छी तरह हमको पता है कि वहाँ इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है ईरान में। इसमें तो कोई शुबे वाली बात नहीं है कि बिग ह्यूज इकोनॉमिकल क्राइसिस, और बहुत सख्त है लोगों के लिए, आई मीन इन हालात में रहना। लेकिन चूंकि अब लोग अपना चाहते हैं कि, देखिए कुछ लोग हैं जो इस्लाम पसंद जो लोग हैं, या जो प्रो इस्लामिक रजीम लॉबी है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन ये जो एंटी लॉबी है, इनको थोड़ी सी चाबी मिलती है, सब्ज बात दिखाए जाते हैं, और उनके बाद कहा जाता है कि भाई ये जो है कुछ रावीज के बाद चैन लिखता है। और जाहिर बात है, ऐसा कभी तारीख में हुआ नहीं है कि जब कभी कोई इनकलाब या कोई ऐसी चीज या रजीम चेंज का मामला होता है, चूंकि वहां से जो है वो शाह का जो बेटा है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में है इस वक्त सीआईए के साथ, क्योंकि वो उनका ही आदमी है। तो वो रिक्वेस्ट भेज रहा है कि आई कैन बी द बुरी हुकूमत, या अगर कोई ऐसी चीज बनती है तो वो वॉलंटियर कर रहा है। और शायद अगर को खुदा न खास्ता ऐसा मामला बना जिसमें बहुत खुरेजी के बाद अगर हुआ,
तो शायद फिर कुछ ऐसे मामला तो, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आता ऐसा एज वी स्पीक। कामरान की अगर बात करें, अगर इसके पीछे अमेरिका और कहा जा रहा है इसराइल है, यानी कि सीआईए और मोसाद है, ये कार्रवाइयाँ किस तरह से कर रहे हैं? मतलब ये मुजाहिरीन को किस तरह से प्रवोक कर रहे हैं कि इस्लामी हुकूमत के अगेंस्ट इस हद तक प्रोटेस्ट करते हैं कि हमने देखा मस्जिदें जो हैं उनको जला दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, इस हद तक ये उतर रहे हैं। अली भाई, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये जो मसला है, देखें, अगर कोई अहले तशय्युह, एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ अहले सुन्ना वल जमात की मसाजिद मौजूद है। सिर्फ जो मसाजिद है वो अहले तशय्युह, वहाँ इजाज़त भी नहीं है, अहले अहले सुन्ना की मसाजिद की इजाज़त भी नहीं है खुलने की। तो 100% अहले तशय्युह मसाजिद है। तो अब आप ये जरा सा इसको, अगर आप थोड़ा सा पॉइंट को जहन में रखें कि ऐसा कौन सा इंसान, ऐसा कौन सा मुजाहिरीन है जो मस्जिद को आग लगाएगा। वो वही होगा, या तो वो यानी इस्लाम को जिसको पसंद नहीं करता, या इस्लामिक रजीम को पसंद नहीं करता। तो ये तो बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये लोग अगर मसाजिद पे हमले कर रहे हैं और दीनी तबकों की तरफ इनके हल्के के अगर बढ़ रहे हैं आगे, और ईरान की इकोनॉमी को जो है वो मजीद नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी इससे कोई फायदा तो नहीं हो रहा, ईरान की इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही, बल्कि ईरान की इकोनॉमी और खराब होती जा रही है। जितना मुजाहरा होगा उससे कोई कोई यानी जारी बात, इकोनॉमिकल कॉरिडोर आपके सारे बंद हो जाते हैं, जितनी भी चीजें। तो बहुत ज्यादा हुकूमत पे फर्क इसलिए पड़ रहा है कि ये लोग जो है ये और जगह मिलके, यानी सब साथ मिलके, ये इस्लाम दुश्मन लॉबी है अली भाई। जहां तक बात है किस तरह करते हैं, तो कुर्दों से अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब आप जरा सा इस पीस को यहाँ थोड़ी देर के लिए पॉज करें, और अब अभी चले जाइए आप थोड़ी देर के लिए सीरिया की तरफ। आप देखिए अचानक जब ये मामला शुरू हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ। ये एक पजल है अली भाई, हमको जोड़ना पड़ेगा। आप देखिए सीरिया में अहमद अशरा की हुकूमत के दौरान जो है, अचानक एक मामला खड़ा हो गया और कुर्दों ने वहां हमला कर दिया। अचानक, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू। क्यों? उनके पास असला अमरीकी है, उनके पास कम्युनिकेशन अमरीकी है, सारी चीजें उनके पास, और इंटेल रिपोर्ट उनके पास बड़ी सॉलिड सीआईए उनको देती है। और वो बहुत अरसे से, जब वो दाइश के खिलाफ लड़े, जब से वो हुकूमत, अमेरिकन हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि ये एक ही महाज के दो हिस्से, वहां पर अहमद अशरा को, कम हुकूमत को कमजोर कर देंगे ये, और इन्होंने ये कहा है कि वहां पर जो है हम तीन चीजें चाहिए हमको, यानी हुकूमत तीन हिस्सों में बढ़ जानी चाहिए। अगर आपको याद हो, मैंने ये पहले आपको बात कही थी कि इस बार भी परफेक्ट स्टॉर्म। अब वो क्या हुआ कि उसमें जो बचे कुछ अलवी, अलवाइट्स जिनको कहा जाता है, अलवाइट्स वो हैं जो कि बशार अल असद की आर्मी थे, उसके जो बचे कुछ लोग हैं, उन्होंने अलायंस किया इस दफा कुर्दों के साथ, और ये दो दो जगह पर इन्होंने महाज शुरू खोल दिया। अब अलेपो, जिसके बारे में सब जानते हैं कि इसकी एक तारीखी, एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ये सबसे पुराना कदीम तारीख, अगर इस्लामी, अगर इंसानी तारीख मिलती है, तो वो अलेप्पो की है। मैं चूंकि जा चुका हूँ वहाँ पे, वो आपको तस्वीर भी भेजूंगा, मैं अलेप्पो पे उंगली रख के खड़ा हुआ हूँ। वो बड़ी यादगार तस्वीर थी मेरी, जान के खिंचवाई थी मैंने। तो मैं अलेप्पो में रहा हुआ हूँ, मेरा जो बेस था वो हलब ही था, इदलिब और हलब, यानी मेरा बेस था अलेप्पो में। सो वहाँ पे अचानक हालात खराब होते हैं और ये बहुत स्ट्रांग लॉबी शुरू हो जाती है। उसके बाद ईरान में, इनकी जो ताल्लुकात हैं कुर्दिश लॉबी के साथ, वो बैकडोर चैनल से बहुत अच्छे हैं। तो क्योंकि ये बहुत मुनज्जम है, यानी दे आर ऑर्गेनाइज लॉबी। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग एक मोहल्ले के रहते हैं और आपने निकाल दिया। दिस गोज टू एन ऑर्गेनाइजेशन, उनको बाकायदा हिदायत मिलती है, हिदायत करने के बाद उनको चाबी दी जाती है कि भाई इतने फंडिंग आ रही है, ये असला है तुम्हारे पास, जाओ और जाके जलाओ, घेराव शुरू कर दो। तो एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन ईरान, विच इज, जिसकी दूसरी कड़ी अगर आप देखेंगे तो सीरिया में साथ साथ चल रही है अभी भी। और उन्होंने नाक में दम किया हुआ है, यानी हलब पूरा बंद हुआ हुआ है इस वक्त। अच्छा, हमने रिसेंटली देखा हफ्ते के दिन दाइश पर, आइसिस जो है उस पर अचानक हमला कर देता है अमेरिका। इस हमले के पीछे अचानक से जी जो हमला किया, क्या वजह थी? अली भाई, वो तो एक दफा, वो इसको मसल फ्लैक्सिंग कहते हैं, क्योंकि दाइश वहां पे बहुत पॉकेट्स में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तादाद या ऑर्गेनाइज नहीं है, वो तो खत्म हो गई है वहां पे, लेकिन उनके पॉकेट्स जगह जगह मौजूद हैं। सो वो बेसिकली दिखाने के लिए कि हम लोग, यानी कुर्दों को भी एश्योरेंस मिल जाती है इससे, और दूसरा ये कि अहमद अशरा को भी मिल जाता है कि हम यहाँ पे जब दिल चाहे इंटरफेयर कर सकते हो तुम्हारे, और दूसरे लोग जो जो नॉर्मल आवाम है, वहां पे केओस फैलना शुरू हो जाती है कि अमेरिका अब भी इतना ताकतवर है। हम तो समझ रहे थे कि जरा भी, क्योंकि देखिए हिजरत बहुत बड़ी तादाद में हुई शाम के अंदर। जब अहमद अशरा की हुकूमत हुई, बशार चला गया, तो बड़ी तादाद में हिजरत, लोग वापस चले गए। जो लेबनान में जो लोग थे, दूसरा तुर्की में, तुर्की से तो बहुत बड़ी तादाद में हिजरत हुई, और तुर्क वालों ने निकाला भी उनको। अब जब उनको पता चला कि फिर क्या, वो फिर वहां से लोग भाग रहे हैं, फिर वही केओस सिचुएशन है। तो वो जो एक सुलझी हुई सिचुएशन जिसको फिर खराब कर दिया, और उसके बाद हमला किया। अब वो हमला सिर्फ ऐसा ही नहीं होता अली भाई कि वो, इन्होंने नाम तो यही किया कि दाइश पे हमला करा, लेकिन वो दाइश के लोग ऐसा तो नहीं है कि किसी कैफेटेरिया में 50 लोग बैठे हुए थे। वो पॉकेट्स था, उन्होंने हमला किया और आप उसको कुछ भी नाम दे दें। अब ये किसको पता है बिटवीन, या तो अमेरिका को पता है,
या दाइश को पता है ये हमला हुआ, तीसरे आदमी को पता नहीं, अहमद शरा की तो वहाँ इंटेल है नहीं जिस पॉकेट पे हमला हुआ है, देर जहूर के इलाकों में, साहिल के इलाकों में जहाँ पे ये पॉकेट्स मौजूद हैं। सो ये सिर्फ एक मसल फ्लैक्सिंग है दिखाने के लिए, कि इंतशार फैलाने के लिए मुल्क में, कि वी आर कैपेबल ऑफ स्टिल कमिंग इन एंड मेक द chaos in there. This is exactly what is about. क्या अमेरिका, ट्रम्प जो है इस टाइम पे अहमद अल शरा के साथ है, या उसे कमज़ोर करके उसे भी हटाना चाहता है, उसका भी तख्ता जो है वो उलटना चाहता है? ट्रम्प जो है वो सिर्फ सिर्फ इसराइल के साथ है इस वक्त, वो किसी के साथ भी नहीं है, किसी का वफादार तो नहीं है ना वो। तो ये है कि उसको, उसका जो रुझान है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के साथ है, और इसराइल को खटकती नहीं है अहमद अशरा, क्योंकि उसको ये डर है कि ये किसी ना किसी दिन पलट जाएंगे, उनके दिल में ये खौफ बैठा हुआ है। यही वजह है कि वो तीनों तरफ से, जहां पर एंटाई अहमद अशरा है या जहां अहले सुन्नत वल जमात की एंटाई है, वो उनको वहां पे अमुनेशन फराहम कर रहा है या फितना करना चाह रहा है। ये कहना बहुत मतलब अजीब होगा कि अमेरिका जो है वो जो सीरिया की करंट हुकूमत उसके साथ है, वो उसके साथ नहीं है। उसके हक में क्या है, अब बात ये करते हैं कि उनके बिहाफ पे क्या होता है। अब कुर्दों ने जो जो चीज पेश की, जिसके मैंने आपको पहले कहा था कि ये चाह रहे हैं कि तीन की इक्वेशन हो जाए, ये हुकूमत तीन हिस्सों में बढ़ जाए। तीन हिस्सों में किस तरह बढ़ जाए, एक हुकूमत चली जाएगी, एक पोर्शन होगा अहमद अशरा का, आर्मी का सेकंड पोर्शन जो जाएगा वो जाएगा कुर्द के पास, कुर्द आर्मी जो कि वो बहुत स्ट्रांग है, और तीसरा जो पोर्शन है वो जाएगा अलवाइट्स, यानी जो कि एक्स बशार के जो लोग हैं वो उनके पास चलाएगा। अब यही चीज इन्होंने इराक में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अब इराक को जब तोड़ना था तो अली भाई एग्जैक्टली ये चीज ना उन्होंने बंदर बांट कर दिया। आज तक इराक के क्या हालात हैं, लीबिया देख लीजिए, लीबिया में एग्जैक्टली यही सिचुएशन की, क्योंकि वो एक उनको स्ट्रॉन्ग इस्लामिक हुकूमत नहीं चाहिए। उसको तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, आप तीन फितने अंदर ऐड कर दें, ये आपस में लड़ते रहेंगे। जब तक लड़ते रहेंगे आपस में और एक पोर्शन या दो पोर्शन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जब आपके आदमी नहीं है, अहमद शरा ने जब भी कभी इनको नहीं चाहिए होगा, ये इस आर्मी को बोलेंगे चलो तुम टेक ओवर कर लो, तो वो ऑलरेडी पोजीशन में होगी, आर्मी में तो लोग उनके मौजूद हैं। तो इस तरह से यही एक साजिश है। ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये इराक में हो चुका है एग्जैक्टली। ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये लीबिया में हो चुका है एग्जैक्टली। तो ये जहां भी जाते हैं वो एग्जैक्टली यही, ये इनका ये कह लीजिए कि एक ब्लूप्रिंट है, उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब ये सीरिया में अप्लाई हो रहा है, और इसको ये सेम चीज अब ईरान में अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि अब ईरान में अगर कोई भी इनके इनकी मर्जी की पपेट हुकूमत आ जाती है, अब देखिए उसमें भी दो फैक्टर होंगे। ऐसा तो नहीं कि 100% हुकूमत इनके हाथ में होगी, या इनके वहां पर एक एक जो है वो अपोजिशन फैक्टर तो फिर भी रहेगा, जो कि प्रो इस्लामिक फैक्टर उसको कह लीजिए, कि वो प्रो इस्लामिक फैक्टर वहां पे रहेगा। तो एग्जैक्टली वहां पे भी केओस चलता रहेगा। फिर उनको जब आपस में लड़ते रहेंगे, तो फिर अमेरिका को वरी नहीं है कि ये इसराइल पे हमला करेगा, या इसराइल के साथ को जो जो भी चीज़, और फिर अपने मफाद में जो भी इस्तेमाल करना है उनको इस्तेमाल करेंगे। हम हर रोज़ सुबह सुनते हैं कि आज रात जो है अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। हर रोज़ की न्यूज़ आती है, अमेरिका भी ये इशारे देता है, और जो ईरान है वो भी बयानात जारी कर रहा है कि अगर हमला हुआ तो हम ये कर देंगे या हम वो कर देंगे, इसराइल पर हमला कर देंगे या अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं उन पर हमला कर देंगे, जो हमने पिछले साल देखा कि उन्होंने किया भी। आपको लगता है कि इस टाइम पे कोई प्लानिंग चल रही है, या हम आज या कल में देखेंगे कि अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक कर दी है? नहीं अली भाई, आई डोंट थिंक इतना सडन कोई चीज होगी। अभी एक और मसला जो है वो ट्रम्प का, बहुत अच्छी बात ये है कि वेनेजुएला में ट्रम्प फंसा हुआ है थोड़ा सा। वहां पे जो मामलात हैं वो जो जैसा वो चाह रहा था वैसे हुए नहीं। और एक्सॉन मोबाइल्स का जो 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 उनको जो चेयरमैन, जो पपेट उन्होंने बिठाया हुआ था, उसने जो है वो पंगा शुरू कर दिया। वहां पे उसको रहना नहीं है। यहाँ पे एक्स की सिक्योरिटी वो लाना चाह रहे हैं, जो कि क्या नाम था उसका, एरिक प्रिंस करके। वो एरिक प्रिंस से अभी बैकडोर उनकी बातें चल रही हैं कि वहां पे वो उसकी सिक्योरिटी होगी, यानी वो उसने खिदमात पेश की हैं। अब उसका जो बजट है वो एक्सॉन के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। एक्सॉन कहता है हमारी अपनी सिक्योरिटी मुझे, तो वो उनके आपस के मामलात वहां पे खराब चल रहे हैं। सो अभी मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प जो है वो इस पोजीशन में है कि वो ईरान पे हमला कर सके। इसीलिए जब वो हमला अगर करने वाला होता तो वो इतना अनाउंस ना करता, यानी वो इतना, ये रोज रोज की जो भपकियां हैं, ये शायद उनके लिए तो अच्छा है जो वहां पर लोग मौजूद हैं, यानी ईरान में जो उसके हामी मौजूद हैं, जो सड़कों पर जलाओ घेराव कर रहे हैं, उनको हो रहा है कि अब अमेरिका आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। ये अफगानिस्तान में एग्जैक्टली करते थे। ये जब नॉर्दर्न लाइंस को जब सपोर्ट कर रहे थे, तो वो कहते थे हम भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं, ये अनाउंस करते थे वो लोग, और जज्बात में होकर बाहर निकलते थे कि ठीक है अमेरिका आने वाला है। सो एग्जैक्टली यही सिनेरियो चल रहा है। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है री भाई। वो पीछे की कहानी ये है जी। कि अब आप एप्स्टीन फाइल को सब भूल गए ना, कहीं नाम आ रहा है, वो एक चीज चल रही है जी। ट्रम्प के लीक होना है। अब क्या हुआ, सारी मीडिया की तवज्जो कहाँ पर है, वेनेजुएला, ईरान, क्योंकि वेनेजुएला इटसेल्फ एक ईरान। चल रही है, ठीक है। ईरान ईरान ईरान, वेनेजुएला ईरान, वेनेजुएला। अब
ये दोनों के बीच में बास्केटबॉल खेली जा रही है, और एप्स्टीन फाइल और ट्रंप के सारे मामला गायब हो गए, सारी मीडिया की तवज्जो हट गई, वरना अभी सिर्फ और एक चल रही थी। उससे आप 24 घंटे पहले का हर मीडिया उठा के देख लीजिए, एप्स्टीन फाइल, ट्रंप का इन्फ्लुएंस, एप्स्टीन फाइल, ट्रंप ट्रंप ट्रंप। और उसके बाद वो एफबीआई का जो उन्होंने हिंदू को बिठा के, उसको उसको उन्होंने क्या बात की थी, पटेल को बिठा के, कि भाई तुम ये कब रिलीज हो रही है, ये क्या है, और उसके अलावा बाकायदा उसकी सेनेट में हेयरिंग हुई है। हेयरिंग के थोड़ी देर के बाद ये मसला शुरू हो गया। अब वो बैकडोर में चली गई सारी चीजें, और वेनेजुएला, और अब ईरान 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 ईरान। जब ईरान से तवज्जो उठेगी कुछ और चीज चली आएगी, क्योंकि उनको ये मामला को लाना नहीं। तो इस सब के पीछे एक चीज है, एप्स्टीन फाइल और ट्रंप का छोटी लड़कियों के साथ बैठना, जो कि तस्वीरें मौजूद हैं, कुछ लीक हुई हैं, कुछ जो है वो अभी सामने नहीं आई, बट दैट्स द बैकडोर स्टोरी। कामरान भी एप्स्टीन फाइल पे तो इंशाल्लाह हम इस फ्राइडे के लिए एक पूरा शो करेंगे, लेकिन अगर इस टाइम पे बात करें, अगर ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की हुकूमत गिर जाती है, तो मिडल ईस्ट में असरात क्या देख रहे हैं आप? क्या तब्दीलियां आएंगी, क्या नुकसानात होंगे? अली भाई, ये अगर हुकूमत चली गई तो ये हुकूमत खामोशी से नहीं जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत ही नहीं है, ये फौज ही नहीं है जो कि बहुत वफादार है। इस फौज में दो फैक्टर नहीं है अली भाई, इस फौज में एक ही फैक्टर है, वो है प्रो इस्लामिक रजीम फैक्टर। तो ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर ये और कोई मुल्क नहीं है। यहाँ के लोग अपने आप पे जब मातम करते हैं ना, तो वो छुरियां खंजर किस तरह मारते हैं, वो कभी वीडियो बना के देख लीजिए, उन्होंने नहीं देखी हुई, जाके देख लीजिए। जो लोग अपने साथ ये करते हैं वो आने वालों के साथ क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि ये मुजाहिरीन जो हैं ये एक टेक ओवर कर लेंगे, ये पैलेस में घुस जाएंगे या ऐवान सदर में घुस के कुछ कर देंगे। ये ऐसा इतनी आसानी से नहीं होने वाला। ये बहुत ज्यादा खून बहेगा, लाखों लाखों लोग मर जाएंगे। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अमेरिका की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, जितना केओस होगा उसके लिए अच्छा। इसराइल को क्या फर्क पड़ता है, उसके मकासद हल हो रहे हैं, उसका एक खतरा जो पड़ोस में बैठा हुआ है वो हाल हो रहा है। लेकिन ये लोग अगर 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 कोई इंसान आदमी ये समझ रहा है कि ये खामोशी से एक हुकूमत चली गई और दूसरी आ जाएगी, इस तरह नहीं होगा ये। इससे पहले, और ये एक छोटी जंग नहीं होगी, ये बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि इस गोना बी सिविल वॉर, इंटरनल सिविल वॉर होगी, ये बहुत लंबी चलने वाली है। आप ये देख लीजिए, ये ईरान के लोग जो ये हार्ड अर्न, ये इन्होंने जंग देखी हुई है, इन्होंने तवील जंगों का तजुर्बा है इसको। ये वो जनरेशन, इन्होंने इराक के साथ जंगें देखी हुई है, दिस गाइस हैव बीन इन अ वॉर फॉर लॉन्ग टाइम। इनको पता है कि जंग में किस तरह सरवाइव करना है, और किस तरह से सड़कों पे आके किसके साथ क्या करना है। और ईरान जो है, जब एक एक आसान मुल्क नहीं है वो, यानी इट्स नॉट अ इजी प्लेस। कुछ ऐसे मुल्क हैं, जब पाकिस्तान में अगर कोई मामला होता है तो आप देखिए बहुत सी चीजें खामोशी से हो जाती हैं। लेकिन जब ईरान ऐसे मुल्क के साथ जब कोई मामला होता है, तो इट्स नॉट गोना बी दैट सिंपल, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर मत भूलिए इस बात को। बेस्ड बैक इन माइंड यही रखिए कि ईरान के लोगों का एक माइंड सेट है। वो माइंड सेट ये है कि वो अमेरिका से नहीं लड़ा है, वो इसराइल से लड़ा है। और जब इसराइल से लड़ने खड़े हो जाते हैं तो फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं, उसके बाद उनको पता है कि ये दुश्मन है। तो इट्स नॉट गोना बी, इसको बोलते हैं कि पीस ऑफ केक या वॉक इन अ पार्क नहीं है ये। कामरान भी, हमने पिछले एक दो सालों में सिविल वॉर को कामयाब होते हुए देखा, वो बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो। हमने देखा कि मुजाहिरीन जब सड़कों पर निकलते हैं, स्टूडेंट्स जब निकलते हैं, आम आवाम जब निकलती है, तो फिर हुकूमतें गिरती भी हैं, तब्दील भी होती हैं, और फिर जो हुक्मरान है उन्हें फरार भी होना पड़ता है। आपको लगता है कोई भी ऐसा चांस है कि सुप्रीम लीडर खामनेई जो हैं उनको जाना पड़े, और फिर जो भी तब्दीलियां होंगी उनकी जगह कोई और आता है या हुकूमत में तब्दीली होती है? आप कुछ इस तरह से देख रहे हैं? अली भाई, सुप्रीम लीडर जो है ना, ये आपको पता है कितना अरसा हो गया उनको इस इक़्तिदार पे? वो कितना अरसा हो गया उनको? ओवर 35। 79 से। जी, 79, हम्म। 1979। 1979 से अब तक उन्होंने कितने दौरे किए हैं बाहर के? एक, सिर्फ एक नहीं दफा। किया, चाइना का किया था लास्ट। बस ऐसे वो एक क्लास चाइना ही गए, उसके उससे पहले तो कभी नहीं गए। जी। आपने कहीं सुना है कि वो, ना वो यूरोप जाते हैं, ना वो कभी अमेरिका गए, ना वो कहीं और जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा बाहर घूमते हो या कुछ होते हो। सो ये है कि अगर ये एग्जाइल का मामला तो उनके लिए है ही नहीं, उनके लिए। और उनकी उम्र इतनी ज्यादा है कि वो एग्जाइल वाला मामला, वैसे भी अगर उम्र ज्यादा ना भी होती, द काइंड ऑफ लीडर ही इज, प्रूवन लीडर है वो। ऐसा नहीं है कि वो कहीं एग्जाइल की सोचेंगे भी। तो उनके लिए या तो फिर तख्ता या तख्ता है। इसको इज गोना बी गो वन वे, ही इज गोना गो डाउन। अगर खुदा ना खास्ता ये साजिश कामयाब होती है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि वो शहीद होके जरूर जाएंगे, लेकिन बगैर शहीद हुए वहां से उस कुर्सी नहीं आएंगे। लिख के रख लीजिए आप मेरी बात। क्या कोई फौजी बगावत आप ईरान में देख रहे हैं? अली भाई, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनके कुछ कुछ रवाबित कुछ आला अहदेदारान से हैं, और ये पहले भी जब मामलात हुए थे तो कुछ ना कुछ चेमगोइयां इसकी हो रही थी, क्योंकि वो पैसा दे के जारी बात है खरीद लेते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। लेकिन एक मसला है यहाँ पर, अगर कोई ऐसा फौजी
ये लोग पीछे से तो छुप छुपा के तो काम हो जाता है, लेकिन अगर बिल्कुल सामने आके कोई ये काम करता है तो फिर उसकी जिंदगी महफूज नहीं है। नाउ लेट मी टेक यू बैक टू इराक थोड़ा सा। जिस जिन लोगों ने सद्दाम हुसैन की एग्जीक्यूशन, वो जज, वो वकील, वो सारे लोग कहाँ हैं? वो आज 6 फुट अंदर है जमीन के। उन सबको मार दिया गया, कोई भी जिंदा नहीं है उसमें से। सो दिस इज प्रूवन कि आप कुछ भी कर लें बैक, अगर या तो ये कि साजिश करने के बाद वो भाग तो सकते नहीं ईरान से, ऐसा नहीं कि वो ईरान छोड़ के चले जाएंगे। और ईरान की आवाम जो है वो इतनी आसान नहीं है अली भाई। वहां पर जो वहां पे इमाम रजा का रोजा भी मौजूद है, वहां पे और भाई की चीजें कहीं मौजूद है। और वहां पर कुम भी है, ये भी मत भूल जाए कि एक कुम है वहां पे, जो कि अहले तशरीह की सबसे बड़ी जो है तदरीस का मामला जो है वो कुम में होता है। सो वहां पे भी स्टूडेंट मौजूद हैं, उनके अपने प्रो हुकूमत के मौजूद हैं। और उसके बाद अगर कोई ऐसा फौजी अगर कोई ऐसी हरकत करता भी है तो वो सुसाइड मिशन जरूर कर रहा होगा, कुछ और चीज नहीं करेगा उसके अलावा, क्योंकि उसको पता है आज अगर वो कर लेगा, आज उसको सपोर्ट मिल जाती है। अमेरिका की सपोर्ट लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद कहाँ छुपेंगे अपने? कहीं जाके ईरान, ईरान में तो नहीं छुप सकते वो, फिर कहीं और जाए तो जाए। और अब कहाँ जा सकते हैं? उनके पास जगहें जाने के लिए कितनी है? ये तो नहीं है कि अमेरिका एयरलिफ्ट करके ले जाएगा, दैट्स नॉट गोना हैपन। सो वो जो भी करेगा वो यही सुसाइड ही करेगा। कामरान भी, इस टाइम पे जो ईरान में सब कुछ हो रहा है, एप्स्टीन फाइल वाला तो एक पहलू है, लेकिन ग्रेटर इसराइल को कामयाब बनाने के लिए क्या ईरान का गिरना लाजमी है? बिल्कुल गिरना लाजमी है अली भाई। अगर जब तक ईरान खड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ी रुकावट कौन है इसराइल के राह में? आप मुझे एक इस्लामी मुल्क बता दीजिए, कौन है एक इस्लामी मुल्क? मुझे ना बताइए एक नाम जो आपके जहन में आता हो उस वक्त। ईरान। बताइए ना, नथिंग राइट, कुछ भी नहीं है। सो वो एक ही मुल्क है जो उसकी राह में रुकावट है इस वक्त, और वो भी कोई एक मुल्क विद द प्रॉक्सीज। यानी फिर लेबनान, हिजबुल्लाह कमजोर है, बट इट्स देयर। यमन, हूती, प्रॉक्सी, इट्स देयर, दे आर देयर। और फिर शाम के अंदर देयर इज लॉबीज ऑफ ईरान, ईरान की प्रॉक्सीज वहां पे भी बहुत स्ट्रांग है जो है वहां पे। और वो जब जब वहां से दे, अच्छा ये लोग ऑर्गेनाइज हैं। जब यहाँ से जब यहाँ से अभी शाउट नहीं लगा है, अगर लगेगा तो फिर वो सारी प्रॉक्सियां एक्टिव हो जाएंगी। और वो लोग रिजर्व में रख के काम करते हैं। दिस गाइस बीन डूइंग इट फॉर वे टू लॉन्ग, ये लोग तो बहुत बहुत पुराना ये काम कर रहे हैं। सो दे अंडरस्टैंड हाउ टू एक्टिव। ये खामखा के मुजाहिरीन खामा भी जो चल रहा है इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरा कई जगह से। अच्छा एक और मैं आपको फ्लिप साइड बताता हूँ। अब अमेरिका कहता है कि हम इंटरवीन करेंगे, यही कह रहा है ना कि हम इंटरवीन करेंगे मुजाहिरे को। अब आप मुझे बताइए, मुजाहिरे के अंदर अगर अमेरिका इंटरवीन करता है तो उससे फायदा किसका है? यानी हाउ इज गोना सॉल्व इट? कि कहाँ बम मारेगा? किसको सॉल्व करेगा? क्या वो बम मारेगा? क्या आगे सदारती महल पे जाके बम मारेगा? कहाँ मारेगा वो? मुजाहिरीन पे हमला करेगा, देयर ओन पीपल। सो वो जो कहता है इंटरवीन करेंगे, इससे मुजाहिरे या कोई इकोनॉमी कैसे बेटर हो जाएगी? ओवरनाइट इकोनॉमी बेटर हो जाएगी कि डॉलर बरसाएगा वो हेलीकॉप्टरों से? नॉट प्रैक्टिकल। ये लॉलीपॉप है बेसिकली देने के लिए आवाम को, कि ये जो लोग हैं हम हमारे यहाँ इनको हटा दोगे तो तुम्हारा फायदा नहीं। गना हैपन अली भाई। एंड पीपल इन ईरान अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। ईरानियों को अच्छी तरह पता है। ईरान के अंदर लोग बहुत अच्छी तरह इन सियासत को और इन मामलात को बहुत, अगर हम कहें दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, ईरान के लोग जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स और अपने लोगों को और अपने सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि उनके पीछे एक चीज है, वो है, वो इंतजार करते हैं कि ये देखिए, ईरान एक मुल्क है जो ज़हूर मेहंदी का जो पूरा मामला है। लेट्स गो टेक इट बैक टू अहले तशी, जो पूरा मामला है कि ये एक मुल्क है जो कि ज़हूर मेहंदी के लिए इंतजार कर रहा है। और वहां पे जो है ये एंड द टाइम के लिए तैयारियां करते हैं। देर उनकी मजालिस भी होती हैं, दे अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए पाकिस्तान में हम जो हमको दीनियात पढ़ाई जाती है, दूसरी जमात तीसरी जमात में इस्लामियात की एक वाजिबी सी किताब है, जिसको जिसको पढ़ने के बाद 10वीं जमात तक बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन अहले तशीयों के जब बच्चा पैदा होता है तो वो मजलिस पहले दिन से सुन रहा होता है। उनके यहाँ जो मुहर्रम की मजालिस होती हैं, उसके बाद चेलम की मजालिस, वो सारा उसको उसको अपनी तारीख और उसको अपने सारे मामलात किसी भी और फिरके से बेहतर पता होते हैं। दे आर वेरी नॉलेजेबल इन दिस थिंग, एंड हेड्स ऑफ टू देम फॉर दैट। वो जो भी है, अब गलत सही की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यानी आई एम नॉट सेइंग दैट आई एग्री विद द आइडियोलॉजी और आई डिसएग्री विद द आइडियोलॉजी। हम लोग जनरल बात कर रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। आई एम नॉट अहले तशी, आई एम अहले सुन्नत वल जमात। लेकिन ये मैंने अपनी आंख से देखा है कि जितना ज्यादा यानी अहले तशी जो होता है वो प्रो अहले तशी होता है। और उसको पता है कि अहले तशरीह की हुकूमत, और ये वो हुकूमत, अगर उसको पता है कि अगर ये हुकूमत चली जाती है तो ज़हूर मेहंदी के मामलात को कौन देखेगा? अमेरिका या ये कुर्द देखेंगे? उनके लिए तो इंतजार है इस बात का। पूरे अहले शिया मजहब की जो एक बुनियाद है वो ज़हूर मेहंदी के ऊपर है। और जब ज़हूर होगा तो फिर उनको पता है कि ये जो अवाम है, कि हमें आज हम कल इमाम को क्या मुंह दिखाएंगे। सो दैट इज द बैक स्टोरी ऑफ इट ऑल।
इट्स नॉट गोना बी दैट सिंपल। कामरान भी, अक्सर ये बात कही जाती है कि थर्ड टेम्पल जो है वो बनने जा रहा है, और अब तो ये चीज़ कह दी गई है कि हम देखेंगे कि साल 2 साल में थर्ड टेम्पल जो है वो बन जाएगा, जिसकी वजह से ये गज़ा वाला मैटर सामने आया, फिर जो सीरिया में हुआ और फिर जो ईरान में हो रहा है इस टाइम पे। क्या थर्ड टेम्पल जो है वो इस टाइम पे बन रहे? अली भाई कोशिश तो जारी है उसके लिए, देखिए उसकी तो कोशिश जारी है, और वो अमेरिका के हक में है, यानी अमेरिका के मफाद में है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ये दीवाने का ख्वाब है अली भाई। दे कैन ड्रीम ऑल दे वांट, दे कैन ट्राई ऑल दे वांट, लेकिन कीप इन माइंड कि जो इस्लामी ममालिक इस वक्त नहीं बोल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये चीजें बिल्कुल रोज रोशनी की तरह आया हो जाएंगी कि ये मामला वाकई होने जा रहा है। एंड ग्रेटर इसराइल दे आर स्टेपिंग टूवर्ड्स, वो फ्रॉम द रिवर टू द सी वाला मामला चल रहा है। तो पर रिवर टू द सी जितने ममालिक हैं वो बोलेंगे, आप देखेंगे इसको कि इंशाल्लाह वो सामने आएंगे। एंड इट्स गोना बी, अभी सिर्फ और सिर्फ तफरीक क्या है, वो है फिरके की बुनियाद पर तफरीक, और वो एक हमारा डायलेमा है। अगर ये ना होती तो वी वोंट बी इन दिस सिचुएशन टुडे। पर इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल क्या है, दे कैन ट्राई ऑल दे वांट, लेकिन आई डोंट थिंक, क्योंकि जहां तक एप्स्टीन फाइल का मामला एक वो है, लेकिन नेतन्याहू के लिए भी तो एक और मामला है ना, उसके अपने करप्शन के मामला वो भी तो खुलने वाले हैं किसी ना किसी तरह, सुन लेटर वो भी खुलेंगे। तो वो भी एक मंजन बेच रहा है अपने 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 वजूद को कायम रखने के लिए वहां पर, क्योंकि उसको पता है कि उसके आगे भी तख्त है, पीछे तख्ता है, आगे कुछ नहीं है। हमने कुछ महीनों पहले देखा कि एक इस्लामिक नेटो जो है वो बन रहा है, और कहा गया कि वो बन गया है, जिसके अंदर सऊदी भी है, दुबई भी है, टर्की भी है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। तो ईरान में जो मुजाहिरे हो रहे हैं और जो साजिशें, वो अमेरिका की हो या फिर इसराइल की, तो ये जो इस्लामिक नेटो है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफकत थी, या ये सच में एग्जिस्ट करता है? क्या कहें अली भाई, इस्लामिक नेटो जो है वो, इस्लामिक नेटो अभी तक बना नहीं है, वो कुछ और ममालिक के लिए था, उसके कुछ और मकासद थे। उसका मामला असल में, यानी वो जो जो दिख रहा था, जो बैनर पे लिखा था, वो था नहीं। तो ठीक है, कहने के लिए अच्छी, साउंड गुड राइट, साउंड पर बहुत जबरदस्त लगता है ना, इस्लामिक नेटो बन रहा है, कुछ तो बन भी गया है, लेकिन वो उसका मकसद असल में वो नहीं है जो वो दिख रहा है। ईरान के लिए नहीं है वो। नहीं, वो ईरान के लिए नहीं है, वो और ममालिक के लिए है। और पाकिस्तान चूंकि वो एक न्यूक्लियर न्यूक्लियर ताकत है, इस्लामी न्यूक्लियर ताकत है, तो उसका वजूद इसलिए साथ में, वरना आपको पाकिस्तान भी उसमें ना दिखता। तो वो अरब और अजम का जहाँ पर मामला आ जाता है अली भाई, वो अजम के मामला थोड़े से मुख्तलिफ। ये इस्लामिक नेटो और शिया सुन्नी, ये आपको लगता है इसमें है? एब्सोल्युटली अली भाई, आई मीन ये तो है और ये रहेगा। और देखें, अगर ईरान का वजूद जो है वो सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है, अरब ममालिक के लिए भी उसमें खतरा मौजूद है। उनको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ माजी के वाकयात कहीं और भी, तो सऊदी अरब में भी तो माजी के वाकयात कुछ हुए हैं जहाँ पे ईरान के फुटप्रिंट्स थे, इसमें तो कोई दो राय तो नहीं है, इट हैपेंड मोर देन वंस। तो लिहाजा जो जो अरब और अजम की या ईरान की या शिया सुन्नी मामलात हैं, वो हम उसको आजकल जो है वो ज्यादा, आई थिंक मेरा ख्याल है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो उसकी हेल्प नहीं करते, कि हो सकता है कि हमारे साथ वफा ना हो कुछ। तो ऐसे मामलात हैं उसमें कुछ, मैं रिजर्व रह के बोलता हूँ इन मामलात के अंदर, क्योंकि आपको पता है मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, अगर मैं ज़्यादा इस मामले में बात करूंगा तो फिर मेरी कल सऊदी का वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। कामरान भी, मुझे आइडिया नहीं कि इस बात का आप जवाब कितना खुलकर दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे लबनान, शाम, यूएई और सऊदी आपस में चपकलिश किस वजह से चल रही है? हो क्या रहा है इन ममालिक में आपस में? अली भाई देखें, एंड ऑफ द डे वी टॉक अबाउट प्रॉक्सीज, एवरीथिंग इज अबाउट प्रॉक्सी। अगर लेबनान किसकी प्रॉक्सी है वो आपको पता है कि किसकी प्रॉक्सी है, वो हम्म। तो ईरान की प्रॉक्सी है। वहां पे एक हुकूमत है जो कि हिजबुल्लाह की हुकूमत नहीं है, लेकिन चूंकि हिजबुल्लाह का वजूद वहां पर है, लेकिन जो हुकूमत है वो प्रो सऊदी हुकूमत है। दे हैव वेरी गुड रिलेशन विद सऊदी अरेबिया, हुकूमत की सतह पर, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं है। हिजबुल्लाह वहां पे प्रैक्टिकली ज्यादा स्ट्रांग है, यानी उनका उनका अमल दखल ज्यादा है। और भी कई ऐसे ममालिक हैं, आपने जहां तक सीरिया की बात की, तो सीरिया के मामला देखें, सऊदिया के फेवर में है इस वक्त, सऊदिया यानी सीरिया की हुकूमत सऊदी के फेवर में है। यही वजह है कि उसको ट्रंप से मिलवाया गया, और वहां पर जो मुलाकात हुई, सारे माहिदों पर दस्तखत हुए, वो उसकी कुछ गारंटर थे बीच में। लेकिन ये कि वो इसी हद तक है जब तक इससे इससे आप शिया को बिल्कुल दूर कर दे, इसमें अहले तशी का मामला कहीं नहीं ऐड होता, और जहां पे अहले तशी का मामला आएगा वहां तफरीक दिख जाएगी आपको। हम चलते हैं ट्रम्प, और ट्रम्प का जो इस टाइम पे प्लान है
ऑयल के लिए या वसाइल को कब्जा करने के लिए वेनेजुएला पर हमने देखा जो सदर हैं उनकी अहलिया उनको अगवा करके इस टाइम पे उनका ट्रायल चल रहा है। उसका क्या स्टेटस है और आगे ट्रम्प का प्लान? क्योंकि आपने, मैंने रिसेंट शो किया जो हमने दिसंबर में रिकॉर्ड किया था, उसमें भी आपने बता दिया था कि वेनेजुएला में क्या कुछ होने जा रहा है, सीआईए की क्या गेम है, और वो सच साबित हुआ। तो कोई इस तरह की प्रेडिक्शन या आपने जो लेट मी आर्ग्यू हालात विद रियल देखे कि न्यूज़ अली कुछ भाई। बता सकते क्या हो रहा है कि एक इंग्लिश में कहावत है, यू बिट मोर देन यू कैन च्यू। ही बिट ही बिट मोर देन ही कैन च्यू। उसने जो जो उसका प्लान था वो तो एक हद तक ठीक था कि वहां मादनियात पे कब्जा कर लिया जाएगा, मादनियात और ऑयल पे कब्जा कर लिया जाएगा। वो उसने काफी हद तक कामयाबी तो हुई इसको, लेकिन टू टेक दैट ऑयल आउट ऑफ वेनेजुएला इट्स नॉट अ जोक। वो टैंकर्स को लेके आना, और फिर जिस पे उसने रिलाई किया था, वो जो वीपी थी, उसने जो है वो पूरा ताउन नहीं किया, कि शी हैड टू प्ले बोथ साइड द विकेट टू। उसको भी वहां पे रहना है, तो ये कामयाब नहीं होने वाला। वहां पे बहुत ज्यादा केओस है, और ज्यादातर जो वो रिलाई कर रहा है वो एक्सन मोबाइल पे कर रहा है। एक्सन मोबाइल जो है वो कॉपरेट नहीं कर। तो दैट इज द सिचुएशन। तो दे विल ट्राई। लेकिन इसका दूसरा जो जो एक और हल है, वो था डेल्टा फोर्स, जो कि अमेरिका के मफाद में नहीं है, बूट्स ऑन द ग्राउंड। सो अब तीसरी ऑप्शन जो उसको देख रहे हैं वो है एरिक प्रिंस, जो कि एक्सी या ब्लैक वाटर वाला जो पुराना सबक है। सो अब ये एक चीज चल रही है कि इट्स ऑन द टेबल राइट नाउ, कि इधर एरिक प्रिंस गोना इंटरफेयर विथ हिज असैसिन्स ही हैं उसी के पास, वो तो और तो कुछ नहीं कहना चाहिए उसको। तो वो उनके साथ एक ऑप्शन पे बात चल रही है, लेकिन अभी इट्स इन एयर राइट नाउ। आई डोंट सी इट कमिंग ईदर, क्योंकि अगर ब्लैक वाटर वहां पे उतरती तो फिर वहां पे वही होगा कि फिर वो गुरिल्ला जंग लड़ी जाएगी। फिर कोलंबिया से M9 गुरिल्लाज जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो आके लड़ेंगे। फिर सड़कों पे खाना जंगी होगी। कोलंबिया की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है इस मामलात के अंदर, और ये सारा एका हो जाता है। लैटिन अमेरिका भी, स्पेनिश स्पीकिंग जितने भी हैं, ये आप यहाँ से देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो खाना जंगी होगी। इतना आसान नहीं होगा, ये इराक नहीं है। ये डिफरेंट ट्रेन है यहाँ की, डिफरेंट काइंड ऑफ जोग्राफी। सो इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो एरिक प्रिंस के पास मैन पावर तो मौजूद है, और उसको पता है कि कैसा टैकल करना, लेकिन उसके लिए इट्स नॉट गोना बी अ वेरी इजी पिल, क्योंकि जाहिर बात है डेड बॉडीज आएंगी तो कहीं ना कहीं तो जाएंगी ना वो अली भाई, जहां जाएंगी वहां इम्पैक्ट होगा वहां पे। और ट्रम्प के लिए मामला तो इस वक्त इतने इसके हक में नहीं है कि वहां और डेड बॉडी जाए, क्योंकि अंदर भी एक और फड्डा चल रहा है। वो इमिग्रेशन वाला जो मिनेसोटा में जो हमला हुआ और वो लड़की को मार दिया गया, गोरी थी वो। तो वो एक अंदर भी एक फड्डा चल रहा है उसका वहां पे, कि गवर्नमेंट जो है वो अब ये पहली दफा हो रहा है कि स्टेट जो है वो धक्के दे के इमिग्रेशन को बाहर निकाले, एक फेडरल अथॉरिटी को बाहर निकाल रही है, फेडरल पावर को। इट इज अ केओस इनसाइड। सो एवरीवेयर यू सी 2026 बड़ा खतरनाक आया है अली भाई ये। इट स्टार्टेड विद द बैंग। सो इट्स नॉट गोना बी दैट सिंपल। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आई डोंट सी इट कमिंग के वेनेजुएला में जो इसका ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पाएगा अली भाई। आई डोंट थिंक सो। कामरान भी, लास्ट सवाल आपसे। वेनेजुएला पर जब अमेरिका ने अटैक किया तो उसके बाद फिर रशिया को और चाइना को अपने मुकाबले में अपने सामने खड़ा कर दिया। अब जो ईरान के पीछे जो पूरी गेम है अमेरिका की, तो रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जो कि सपोर्टर भी हैं, जो साथ भी देते हैं ईरान के, वो इस टाइम कहीं गेम में आपको नजर आ रही हैं? अली भाई टाइमिंग बहुत खतरनाक है, क्योंकि देखिए यूक्रेन वाला मामला अभी तक जो है वो चल रहा है। अभी आज 300 ड्रोन रशिया ने भेजे हैं पुतिन ने वहां पर। सो वो वहां पे एंगेज है। दूसरी बात, उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है वेनेजुएलन ऑयल की वजह से, क्योंकि अगर अमेरिका तसल हो जाता है, उसके अलावा फिर क्यूबा में भी जो है वो ऑयल नहीं दे रहा। इसने ऐलान कर दिया कि मैं क्यूबा को ऑयल नहीं दूंगा, वेनेजुएला का उसको कहीं से इजाजत नहीं है। उसको लेना तो मुझसे, वो कभी राजी नहीं हो रहा इस बात के ऊपर। वो दे हैव हिस्ट्री एज वेल। सो जहां तक चाइना की बात है, चाइना अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है बहुत क्वाइटली। मे बी चाइना, अगर आने वाले दिनों में चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेता है, तो उसके बाद आप फिर देखेंगे कि वो अपने थोड़े विंग बढ़ाएगा। लेकिन उसके लिए पहली प्रायोरिटी ताइवान है, और कोई प्रायोरिटी नहीं है चाइना की इस वक्त, क्योंकि उसको इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है अपनी। उसके फुटप्रिंट, सिर्फ उसको पता ही है कि ये जंग इकोनॉमी से जीती जाती है और किसी चीज से नहीं जीती जाती। सो अगर वो ताइवान पे कब्जा कर लेता है, उसके बाद शायद वो कॉन्सेंट्रेट करे, उससे पहले कोई और चीज नहीं देखेंगे आप चाइना की। और यही बात रशिया की बात है। रशिया इज एंगेज राइट नाउ, उसके ऑयल वाला मामला खराब हुआ है। उसको यूक्रेन में जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा। सो उसके लिए कोई मुहाज खोलना भी मुमकिन नहीं है। सो इट्स अ स्लो मूविंग गेम। लेकिन ये कि वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर चाइना ईरान, दोनों के लिए, क्योंकि चाइना का भी जो मेजोरिटी ऑयल जो है वो वेनेजुएला से आता है। सो दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर चाइना।